पेपर लेंदी है, कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करा जाए, कैसे बहुत सारे एरर हो जाते हैं, हमसे गोले भरने में गलती हो जाती है, क्या साथ साथ में हम क्वेश्चन पढ़ते हुए गोला भरे या पहले एक साथ पूरा पेपर सॉल्व कर ले, किस तरीके से हमें पेपर करना चाहिए। मैंने कोचिंग वगैरह सर नहीं की है और ना ही मुझे मतलब कोचिंग में इंटरेस्ट है। मैं सेल्फ हम्म, स्टडी करता हूँ सर शुरू से ही 2011 से लेके आज तक। उसमें हम्म, सर लिपिक वर्गीय एग्जाम था 2012 में सर, मेरा सबसे पहला एग्जाम था सर वो मैंने क्रैक किया सर। तो सर हम्म, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, 2012 में होता है सर ग्राम हम्म, पंचायत विकास अधिकारी। हम्म, उसमें सर मेरा सिलेक्शन जिला अल्मोड़ा में होता है सर। उसमें सर मैं 3-4 महीने जॉब करता हूँ। तो सर मैं वहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद से त्यागपत्र देके जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में ज्वाइन कर लेता हूँ। आगे हम्म। तैयारी करते हुए सर 2023 में एक एग्जाम हुआ सर। भर्ती तो सर 2023 में आई थी, लेकिन 24 में एग्जाम हुआ था। ये कृषि उद्यान समेकित जो पद थे सर, इसमें दोनों हम्म। का कंबाइंड था। इसमें सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। अभी जी। फिलहाल मैं जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ऑलरेडी जॉब में है, फिर से आप क्यों पोस्ट भर रहे हैं, क्यों पोस्ट खराब कर रहे हैं, क्यों सिलेक्शन ले रहे हैं। भाई हर आदमी को देखिए आगे बढ़ने का अधिकार है। क्या आप किताबों से पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे, या फिर आपके कोई वेरियस नोट्स का सोर्स रहता था, कैसे आपने शुरुआत करी इन साइंस के पोस्टों की, चाहे हम बात करें एलईओ जो आपने बोला पशुधन प्रसाद अधिकारी, और इसके अलावा उद्यान पर्यवेक्षक। 8 बजे, 9:30 से और 2 बजे तक मेरा एलएलबी का सर होता था कॉलेज। उसके हम्म, बाद मैं 3 बजे घर आके 3 बजे से 7 बजे तक स्टडी करता था। और हम्म। सर उसके बाद खाना खाने के बाद 8, 8:15 से लेकर फिर 3 बजे तक रात को कंटिन्यू स्टडी करता था। रात के 3 बजे तक आप पढ़ाई करते थे। तो बाहर बैठ के ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम्म। फाइनली जो भी करना होता है वो उस एस्पिरेंट को ही करना होता है, जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के 2 या 3 घंटे जो भी है एग्जाम देगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो पे। मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं टॉपर पॉडकास्ट। दोस्तों, टॉपर पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो इनकी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग गेस्ट को लाते हैं, अलग अलग एग्जाम में जो चयनित होते हैं, उनसे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपके जो भी सवाल रहते हैं आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर वहां पर पूछ सकते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान है, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो पर। सर नमस्कार। नमस्कार। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दीजिएगा। हाँ सर, मेरा नाम सचिन राठी है। मैं हरिद्वार जिले के तहसील रुड़की के एक छोटे से गांव नारसन कला से बिलोंग करता सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो पर। हूँ। धन्यवाद हमारे सर। सभी व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं आपने कौन कौन सी परीक्षाएं निकाली हैं और वर्तमान में आप किस पद पर हैं। जी सर, तो सर शुरुआत करते हैं 2011 से। जो जर्नी शुरू हुई थी सर 2011 में शुरू हुई थी मेरी। हम्म। तब मैंने 2007 में बीएससी के बाद बीएड किया था सर 2009 में। जी। उसके बाद मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग भी की। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ज़िंदगी में कुछ मतलब परमानेंट होना चाहिए। तो उसे देखते हुए सर मैंने ग्रुप सी की तैयारी करना शुरू किया 2011 में सर। 11। मेरा जी। सर 2012 में सबसे पहला एग्जाम था मेरा, जो हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट के अंदर जो अंतर्गत जो आते हैं हमारे ना अधीनस्थ न्यायालय जो आते हैं, जी। जिला न्यायालय। तो उसमें सर हम्म, लिपिक वर्गीय एग्जाम था 2012 में सर, मेरा सबसे पहला एग्जाम था सर वो मैंने क्रैक किया सर। उस समय सर मैंने उससे ऊपर के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, ऊपर जाना चाहता था। तो सर हम्म, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया था, हम्म, ये सोच के कि मैं अगर मुझे जॉब नहीं करनी है तो मैं क्यों किसी की एक सीट खराब करूँ। हम्म, उसके बाद सर 2013 में एक एग्जाम होता है सर, 2012 में होता है सर ग्राम हम्म, पंचायत विकास अधिकारी। हम्म, उसमें सर मेरा सिलेक्शन जिला अल्मोड़ा में होता है सर। सल्ट ब्लॉक के अंतर्गत वो पोस्टिंग मुझे मिलती है। हम्म, उसमें सर मैं 3-4 महीने जॉब करता हूँ। हम्म, उसके बाद मेरा एक और एग्जाम हुआ था सर। ये ग्रुप सी के अंतर्गत आता है सर। हम्म, इसमें मेरा पोस्टिंग हुई थी सर जिला देहरादून, जिला अधिकारी कार्यालय देहरादून में सर। तो सर मैं वहाँ पे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद से त्यागपत्र देके जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में ज्वाइन कर लेता हूँ। हम्म। और सर वही अब फिलहाल मेरी चल भी रही है जॉब। अभी जी। फिलहाल मैं जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और इसके अलावा आपका एक और पद निकला है जो आप बता रहे थे। हाँ सर, इसमें जॉब में रहते हुए मैंने सर दोबारा से फिर मुझे लगा कि मुझे अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ मैं अपनी जॉब से। तो हम्म, सर मैंने आगे की तैयारी शुरू की। आगे हम्म, तैयारी करते हुए सर 2023 में एक एग्ज़ाम हुआ सर। भर्ती तो सर 2023 में आई थी, लेकिन 24 में एग्ज़ाम हुआ था। ये कृषि उद्यान समेकित जो पद थे सर, इसमें दोनों हम्म, का कंबाइंड था। इसमें सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसमें निरीक्षक और पर्यवेक्षक की पोस्टें हैं। हम्म। अभी सर वो एग्ज़ाम हाँ जी, उसके ऊपर हम हाई आएंगे, अभी हाई आपसे कोर्ट डिस्कस। हाई कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत चला गया है सर वो जी, कुछ जी। विधिक कारणों से। वो उसके बाद सर एक एग्जाम हुआ पशुधन प्रसाद अधिकारी। पशुधन प्रसाद अधिकारी में सर मेरा कुल मिला के 5वां सिलेक्शन हुआ है। और अभी सर ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार है।
जी। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, शायद आपने सचिन जी के मुंह से उन्हीं के जो सफलता की कहानियां हैं, जो जितने एग्जाम उन्होंने निकाले वो आपने सभी देखे होंगे। तो अगर आप चैनल पर नया हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। आगे हम इनकी स्टोरी में जानेंगे किस तरीके से इन्होंने 2011 से तैयारी शुरू करी और अभी भी सफर जारी है, लगातार एग्जाम निकाल रहे हैं और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। सचिन जी, शुरुआत करते हैं 2011 से। जब आपने बोला कि आप हाँ प्राइवेट टीचिंग करते थे, उसके बाद आपने जब आपका पहला एग्जाम निकला और आपने वही ज्वाइन नहीं करा, तो वहां से मुझे ये बताइए कि जब पहला एग्जाम निकलने के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हैं, आपने बोला किसी मैं एक सीट बर्बाद नहीं करूंगा, तो ये जो हिम्मत कहें या फिर हौसला कहें, कहाँ से मिलता है आपको? सर, एक तो आदमी की अपेक्षाएं होती है सर ना, जी। वो जहाँ वहाँ तक पहुँचना चाहता है। और मुझे लगता था सर, अगर मैं 2011 में जो मैंने अधीनस्थ न्यायालय वाला जो लिपिक वरीय एग्जाम दिया था, अगर मैं हम्म। वहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ, तो सर कहीं ना कहीं जो आदमी की तैयारी होती है सर वो बाधित होती है सेवा के कारण। या तो वो अपनी तैयारी को पूरा समय नहीं दे पाता है, या फिर हम्म। सेवा से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना चाहता है। तो सर मैं ऐसा ना करके मैं केवल उस समय अपना फोकस पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पे करना चाहता था। जी। इसलिए सर मैंने वो सेवा ज्वाइन नहीं की। ठीक है। उसके बाद जब आप ग्राम विकास अधिकारी का आपने एग्जाम निकाला 2013 में, आप हाँ अल्मोड़ा के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग हुई, तो सर। वहां पर आपने ज्वाइन करा। फिर उसके बाद हाँ आप देहरादून आते हैं और तब से मैं देख रहा हूँ आप कंटिन्यूस सर्विस में जहां पर आप कार्यरत हैं अभी उसी को कर रहे हैं। तो इस बीच सर। मुझे जानना यह है कि आप एक अपने घर के नजदीक चाहे गृह जनपद हरिद्वार है, अभी आप वर्तमान में वहां पर पोस्टेड है, उससे पहले देहरादून जो लगे हुए सर। हैं यहीं पर पोस्टेड है। तो इस सर बीच में आपके मन में कैसे ख्याल आया कि अब होता है कि आदमी एक जॉब निकालने के बाद सोचता है कि अब मैं आराम करता हूँ, अब मेरा हो गया है, लेकिन आप फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? हाँ सर, आपने सही कहा बिल्कुल। 2013 से मैंने सर लगातार 2021 तक अपनी सेवा जारी रखी। हम्म। 2021 में सर मेरा मन हुआ कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए सेवा के अतिरिक्त। हम्म। तो सर मैंने 2021 से मैंने एलएलबी का कोर्स कंप्लीट किया। इसी हम्म। दौरान सर मुझे पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा है। तो एलएलबी के साथ साथ ही सर मैंने ये जो अभी एग्जाम निकले हैं दो, तो उनकी भी तैयारी शुरू कर दी। हम्म। हालांकि सर मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं 10 साल बाद आज की जनरेशन को टक्कर दे पाऊंगा। हम्म। लेकिन मैंने अपनी तैयारी जारी रखी, और सर अंततः सफलता मिली। देखिए, बहुत आपने बहुत इजीली बोला, लेकिन हमारे कितने व्यूवर्स होते हैं, आप देखते होंगे आजकल तैयारी का माहौल कैसा है, किस तरीके से नौकरियों की मारामारी है और सभी छात्र को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो लाखों लोग जो है चुनिंदा पोस्टों के लिए तैयारी करते हैं। तो आपके जी अंदर सर। ऐसा मोटिवेशन जो आपने बताया कि आप 2021 में विदाउट पे लेते हैं एलएलबी, आपने सर इसलिए की कि आपको दूसरी जॉब निकालनी थी या आप एलएलबी करना चाह रहे थे? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। सर एक तो मेरा शुरू से शौक रहा है सर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है, उसके हम्म। बारे में जानने का। हम्म। लेकिन सर हो क्या रहा था कि ये जो मेरी जॉब है सर, जिलाधिकारी कार्यालय हरिद्वार वाली, सर इसमें समय काफ़ी देना होता है, कि ऑफिस टाइम के बाद भी समय देना होता है। तो हम्म। सर इस सर्विस में रहते हुए मैं जो अपनी वो इच्छा थी वो पूरी नहीं कर पा रहा था। हम्म। तो अंततः मैंने अपनी इच्छा से कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए हम्म। सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ किया, और सर वहाँ से विदाउट पे लीव लेके हम्म। वो कोर्स पूरा किया सर, एलएलबी। ठीक है, अब इसी पर आते हैं। देखिए, अब जब आप 7 साल सर्विस कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है कि आप अचानक से विदाउट पे लीव ले लें। साथ में आपके घर वालों का प्रेशर होता है, आपकी अपनी फैमिली, मतलब जो भी सब रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी फैमिली को या फिर अपने उन सभी लोगों को कैसे कन्विंस करा कि मैं विदाउट पे लीव लेकर इस तैयारी को करता हूँ और जो है मैं एलएलबी करता हूँ? हाँ सर, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें मुझे काफ़ी बाधाएं भी आई, लेकिन सर मेरी फैमिली ने मेरा हर तरह से साथ दिया। हम्म। उनकी तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जी। उन्होंने ये कह रखा था मुझे कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, आपको जी। हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, आप जा सकते हो। आप पूरी तरह से मन लगा के अपनी तैयारी कीजिए, और जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है आदमी को, तो आप अचीव कीजिए। जी। फैमिली का बहुत आ, सपोर्ट रहा सर मुझे इस दौरान। बिल्कुल। और आप जब 2021 में विदाउट पे आ चुके हैं, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एलएलबी भी अपनी कर रहे हैं, साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, तो उस दौरान मुझे बताइए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता था? आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते थे कि मैं एलएलबी की भी पढ़ाई करूंगा, साथ में मैं अपना जो ये आपके एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, इनकी भी तैयारी करूंगा? सर उसके लिए एलएलबी की क्लास मेरी स्टार्ट होती थी सर सुबह 9:30 से 2 बजे तक क्लास होती थी। तो सर 9:30 से 2 बजे तक कॉलेज पूरा करने के बाद मैं लगभग 3 बजे से सर और शाम को 7 बजे तक अपनी कंटिन्यूस स्टडी करता था घर पे। मैंने कोचिंग वगैरह सर नहीं की है, और ना ही मुझे मतलब कोचिंग में इंटरेस्ट है। मैं सेल्फ हम्म। स्टडी करता हूँ सर शुरू से ही, 2011 से लेके आज तक। हम्म। और सर उसके बाद फिर मैं खाना खाने के बाद शाम को 8 बजे के लगभग फिर से दोबारा बैठ जाता था, और लगभग सुबह 3 बजे तक सर हम्म। अपनी
कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखा। जी। देखिए, अब मैं थोड़ा सा लोगों के सवाल पर भी आता हूँ। यहाँ पर आपका आपने ये बोला कि 3 बजे तक आपकी क्लास है, देन उसके बाद आप कंटिन्यू पढ़ते हैं और कोचिंग आपने लेनी, सेल्फ स्टडी करते हैं। शुरुआत हम सर सेल्फ स्टडी से ही करते हैं। मुझे एक सर बात बताइए, आज के दौर में आपने देखा है कि जिस तरीके के कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है, सोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, इतने सारे इंस्टीट्यूशन हो गए हैं। लेकिन आपने उस सर दौर से तैयारी शुरू करी है जिस दौर में ना सोशल मीडिया का इतना क्रेज था, ना ही लाइब्रेरी का इतना ट्रेंड था, ना लाइब्रेरीज है। इन दोनों में आपने अपने आप को कैसे ढाला? अध्ययन के बाद मुझे सफलता मिली पहले एग्जाम में सर, जो मैंने जी, बताया सर, अधीनस्थ जो न्यायालय में लिपिक वर्गीय एग्जाम हुआ था। जी, अब सर फिलहाल के परिदृश्य में सर ये कह सकते हैं, हाँ, सोशल मीडिया यूट्यूब वगैरह का सर काफ़ी बड़ा हाथ है आदमी को थोड़ा सिंपल करने में चीज़ों को ना सर। हुँ। क्योंकि उस समय जब हम किताबों से सर पढ़ते थे, तो वो हमें रट के या किसी भी तरह से सर वो करना पड़ता था। सबसे पहले मुझे बताइए, जब आपका सिलेबस है आज की डेट में, आपने ये बात हमसे कही कि आज के बच्चों के साथ मैं खुद ये नहीं मानता था कि मैं कॉम्पिटिट कर पाऊँगा। सबसे पहले तो सर शायद जितने भी व्यूअर हमारे देख रहे हों, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, तो आप सचिन जी की जो बातें हैं, इनको सुनकर एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि किस तरह सिलेक्शन लेते हैं। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ये सर बताइए, जब आपने सेल्फ स्टडी करने की सोची, तो किस तरीके से आपने करा? क्या आप किताबों से पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे, या फिर आपके कोई वेरियस नोट्स का सोर्स रहता था? कैसे आपने शुरुआत करी इन साइंस के पोस्टों की? चाहे हम बात करें एलईओ, जो आपने बोला पशुधन प्रसार अधिकारी, और इसके अलावा उद्यान पर्यवेक्षक। सर देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर मैथ और रीजनिंग का अगर थोड़ा बहुत पोर्शन होता है, तो वो तो सर मैं यूट्यूब से करता हूँ। क्योंकि जी। उसमें समझने लायक कुछ बातें होती हैं सर, जो आदमी शायद खुद नहीं कर सकता है अपने स्तर से। हुँ, तो यूट्यूब पे हमारे बड़े बड़े धुरंधर सर मौजूद हैं, तो उनसे हुँ, मैं थोड़ा सहायता ले लेता हूँ। बाकी हुँ। सर जितना भी मेरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उत्तराखंड हिंदी वगैरह है सर, ये सब मैं अपनी किताबों से ही करता अच्छा, किताबों से करते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या रहता है? क्या आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ते थे या घर पर पढ़ते थे? किस तरीके से आप पढ़ते थे? क्योंकि आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जब आप इतना टाइम जॉब कर देते हैं, आप अच्छे सेटल हो जाते हैं, तो किस तरीके का आपका माइंडसेट रहता था पढ़ते हुए? हूँ। सर पढ़ने के लिए तो सर लाइब्रेरी वगैरह मैंने कभी प्रेफर नहीं किए। हुँ, मैं घर पे ही सर सेल्फ स्टडी करता हूँ। जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको सर, 8 बजे, 9:30 से और 2 बजे तक मेरा एलएलबी का सर होता था कॉलेज। उसके हुँ, बाद मैं 3 बजे घर आके 3 बजे से 7 बजे तक स्टडी करता था। और हुँ। सर उसके बाद खाना खाने के बाद 8, सवा 8 से लेकर फिर 3 बजे तक रात को कंटिन्यू स्टडी करता था रात के 3 बजे तक आप पढ़ाई करते थे। सर। और तो मुझे जैसे कि आप थोड़ा-सा इस आंसर को इस तरीके से देने की कोशिश कीजिएगा, जितने हमारे व्यूअर देख रहे हैं। देखो, आपने देखा सर होगा, ऐसा नहीं है कि आप ही तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने उद्यान परिवेक्षक का फॉर्म भरा था या एलईओ का फॉर्म बिल्कुल भरा सर, था। बिल्कुल तो सर। आपने उनसे ऐसा क्या अलग करा कि आपका जो सिलेक्शन हो पाया इसमें और 2-2 एग्ज़ाम में हो पाया? हाँ सर, इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरा जो है, जो मेरी पुराने समय की किताबें हैं सर, उनका मैं मानता हूँ। जी। जैसे सर जूलॉजी, बॉटनी, और सर जो बीएससी लेवल की जो बुक्स होती है, कौशिक जी की बहुत अच्छी बुक है सर, पुरानी रहती है। हुँ, इनकी बुक है सर। इसमें सर उद्यान परिवेक्षक। हॉर्टिकल्चर वाले, जी जी सर। जी। मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने अक्सर देखा है, अब हम हर क्वेश्चन पर आएँगे कि होता क्या है, सर जब आपने बुक सोर्स तो बता दी है, पर जो सर हमारी देखा होगा, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉमन एग्ज़ाम होते हैं, उनकी बात अलग है। अगर हम ग्रुप सी की बात करें, तो बहुत सारे सोर्सेज़ हमें मिल जाते हैं, टीचर मिल जाते हैं, कोचिंग सेंटर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। पर जब आप एक सर पर्टिकुलर सब्जेक्टिव, चाहे एलईओ हो, उद्यान प्रवेशक हो, इन एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं, तो चाहे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ हो या साथ में आप गाइडेंस लेनी हो, किस तरीके से आप इन चीज़ों को अपने मतलब किस तरीके से इन चीज़ों को रिसर्च करते थे और कैसे आप तैयारी करते थे? सर तैयारी करने के लिए पहले मैंने जो मेरी टेक्स्ट बुक थी 11th हुँ, 12th और हुँ, सर स्नातक लेवल, वो मैंने सारी पढ़ी है, 2 2 3 3 बार। हुँ, उसके बाद सर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि जैसे ही मैं पढ़ता जाता हूँ, तो जो पुराना पोर्शन है या तो मैं भूल जाता हूँ सर, हुँ, और या फिर मतलब वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि माइंड में क्लिक नहीं कर पाता है। तो हुँ, उसके बाद सर मैंने नोट्स बनाना शुरू किया अपना, क्योंकि हुँ, एग्जाम टाइम में सर नोट्स की बहुत ही बड़ी अहमियत होती है। हुँ, तो सर मैंने उन बुक से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, और हुँ। एग्जाम के टाइम पे सर उन्हीं को रिवाइज किया। ठीक है। अब मुझे दूसरा सवाल ये है, जब आपने नोट्स बनाए, एग्ज़ाम टाइम पे रिवीज़न करा है और जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं, देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एलईओ का एग्ज़ाम 100 नंबर का था, वो बिल्कुल अलग सर है, सब्जेक्टिव 100 नंबर था। परंतु अगर आप सर हॉर्टिकल्चर वाले की बात करें, तो यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर में उत्तराखंड भी थी, हिंदी भी थी, 100 नंबर का आपका एक कॉमन पेपर था, जो सभी का सर रहता है। सर सर और जी सर। 200 नंबर का आपका सब्जेक्टिव था। तो
अब यस यहाँ सर। पर हम सिर्फ उद्यान, अगर हम बात करें उद्यान परिवेशक हॉर्टिकल्चर वाली की, तो किस तरीके से आपने इस सर एग्जाम को टैकल करा? यहाँ पर आपने हिंदी पढ़ी, उत्तराखंड पढ़ी, जीएस पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी और साथ में सब्जेक्ट भी पढ़ा, कैसे आपने इन सब चीजों को एक साथ मैनेज करा? हाँ जी सर। सर शुरुआत करते हैं हिंदी से करते हैं सर, क्योंकि जो हम्म। 100 नंबर का पेपर था पहला, उसमें हम्म। हिंदी, उत्तराखंड, जीके, जीएस सब था। तो हम्म। हिंदी से शुरुआत करते हैं सर। उसमें हिंदी में मैंने सबसे पहले सर ल्यूसेंट, सभी प्रेफर करते हैं, मैंने भी ल्यूसेंट पढ़ा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज के टाइम में शायद ल्यूसेंट पढ़ के एग्जाम क्लियर ना हो, तो सर एक यूनिवर्सल की बुक आती है, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की बुक आती है, राजपाल। राजपाल सिंह उसके राइटर हैं। हम्म। उसके साथ सर मैंने वो पढ़ी। हम्म। और उसके बाद सर उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी। और हम्म। परीक्षा वाणी के साथ बीएस नेगी की वन लाइनर बुक आती है, हम्म। वो मैंने पढ़ी। और सर घनश्याम जोशी। ठीक। उसके बाद सर अगर हम जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस में सर ल्यूसेंट सभी प्रेफर करते हैं, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान। जी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य में वो इतना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती है। तो हम्म। उसके बाद सर मैंने ल्यूसेंट के बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन करके आती है सर, हर हम्म। सब्जेक्ट की। हम्म। उसमें सर हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, विज्ञान होता है, परिस्थिति और पर्यावरण होता है। जी। सर वो मैंने तैयार किया। और हम्म। उसके साथ साथ एक दृष्टि पब्लिकेशन की सर क्विक बुक के नाम से आती है, जी। पतली पतली सी बुक होती है सर। हम्म। वो भी 4-5 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं सर, तो उनसे मैंने तैयारी की। जी। और सर एक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर की सर घटना चक्र की आती है, क से कंप्यूटर करके। हम्म। उसने सर मुझे बहुत हेल्प। सचिन जी, आपने उद्यान प्रवेशक का तो पूरा बता ही दिया है, साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा, सर आपने जो पशुधन प्रसार अधिकारी एलईओ का एग्जाम था, इसकी तैयारी कैसे करी और इसका जो सिलेबस था इसको आपने कैसे कवर किया? सर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। जो पशुधन प्रसार अधिकारी का जो एग्जाम था, उसका सिलेबस काफ़ी वाइड है। उसमें पूरा केमिस्ट्री दिया हुआ है उन्होंने, पूरा बॉटनी दिया हुआ है, जूलॉजी दिया हुआ है सर, एग्रीकल्चर भी है। तो हम्म। काफ़ी वाइड सिलेबस था। सर उसके लिए मैंने केमिस्ट्री की जो हमारे समय, पुराने समय की बुक आती थी सर, 11th 12th की, के हम्म। एन शर्मा के नाम से आती थी सर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सर। हम्म। उनसे मैंने तैयारी की है नोट्स बना के सर। हम्म। इसके अलावा सर जूलॉजी के लिए सर रमेश गुप्ता जी, हम्म। 11th 12th। और हम्म। बॉटनी के लिए एमपी कौशिक सर, हम्म। 11th 12th। और ये तो आपका एक कॉमन पेपर हो गया, अब सब्जेक्टिव आप बता चुके हैं। अब जब आप ये सब पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, आपने जैसा बताया कि आप तो पहले से जॉब में हैं, फिर आप ये भी सोच रहे हैं कि यार आज के बच्चों के साथ मेरा कंपटीशन है, तो आप एग्जाम हॉल के अंदर किस तरीके से आप गए? और आप वहां पर आपने अपने आप को, जो होता है ना कि हमें बाहर बहुत कुछ आता है, बट एग्जाम हॉल के सर अंदर जाते ही बहुत चीजें भूल जाते हैं, घबराहट होती है, तो उस एग्जाम प्रेशर को कैसे आपने टैकल करा और कैसे आपने पेपर अटेम्प्ट करा, और ये सब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ सर, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्रेशर होता है बाहर ना। लेकिन हम्म। सर अभी फिलहाल मैं जिस जॉब में हूँ, उस जॉब की वजह से सर मैं थोड़ा लाइट मूड में गया था एग्जाम देने के लिए, हम्म। कि चलो यार कोई नहीं, मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, जो होगा हम्म। देखा जाएगा। हम्म। मैं बहुत ही बड़े ही लाइट मूड में गया एग्जाम देने। हम्म। तो सर पहला जो पेपर था उसमें 100 नंबर का, वो हम्म। मेरा ठीक ठाक हुआ सर, लगभग 75 नंबर के लगभग हुआ। हम्म। सेकंड पेपर थोड़ा सा हार्ड था, वो सभी से पूछ सकते हैं आप, सभी उसके लिए जो सब्जेक्टिव पेपर था सर काफ़ी हार्ड था। हम्म। लेकिन सर उसमें भी मैंने जैसा मैंने बताया आपको, 9, 10, 11, 12 और सर बीएससी लेवल पर जो मैंने बुक पढ़ी और जो उनके हम्म। नोट्स बनाए, सर उससे हम्म। मुझे काफ़ी सहायता मिली। चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। जितने भी व्यूवर देख रहे हैं, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी करते हो या फिर आप पीसीएस, अपर पीसीएस, साथ में आप किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हो, आपने देखा होगा अक्सर हमारे यहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं वो अपना अनुभव आपसे साझा करते हैं। तो आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके सवाल रहते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाए, सेल्फ स्टडी कैसे करी जाए, तो आप जो हमारे गेस्ट है इनसे सवाल पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो अपने सुझाव भी आप हमें लिख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सभी उन छात्रों तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने वाले हैं। अधिक मात्रा में शेयर करें, साथ में हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज सर और बताइए, यहाँ पर जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि एलईओ के एग्जाम में क्या है कि 2 साल तक जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वहां पर आपको सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ सर पर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि छात्र यहाँ पर ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? आपका क्या मानना है इस पर, मतलब व्यक्तिगत विचार आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। सर देखिए, परेशानी तो होती है सर। हम्म। अगर कोई अभ्यर्थी केवल सभी का मेरा मानना है कि सभी बच्चे इसीलिए तैयारी करते हैं कि भाई उन्हें कुछ फाइनेंशियली भी हेल्प हो, हम्म। अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर तरीके से जी सकें, हम्म। अपने परिवार की भी जो सर इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हो सके और हम्म। जीवन में आगे बढ़ सके। तो सर इन हम्म। सभी के लिए इकोनॉमिकली तो सर काफ़ी बड़ा हाथ होता है सर उसमें जाने हम्म। का। हम्म। और जैसा आपने कहा कि सर हाँ, 2 साल के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम्म। सर काफ़ी हतोत्साहित करने वाला होता है।
हम्म। इसमें सर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे पहले पटवारी प्रशिक्षण होता था सर, उन्हें भी बिना किसी मानदेय के ट्रेनिंग होती थी। हम्म। ऐसे ही सर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, इनकी ट्रेनिंग भी सर बिना किसी मानदेय की होती थी। ऐसे हम्म। ही सर पहले पुलिस जो हमारे कांस्टेबल होते हैं, हम्म। उसमें भी प्रशिक्षण के दौरान कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाता था। लेकिन हम्म। धीरे धीरे करके सभी डिपार्टमेंट ने, सरकार ने उन हम्म। सभी के लिए सर कुछ में तो मौलिक नियुक्ति से ही सर स्टाइपेंड का, सॉरी सर, सैलरी का प्रावधान किया है, कुछ में स्टाइपेंड भी है। तो हम्म। सर इसमें भी सोचना चाहिए सरकार को, पशुपालन विभाग को, कि इतनी अच्छी पोस्ट है, पशुपालन से संबंधित है, तो जी। अभ्यर्थियों को मोटिवेटिंग होता है सर कि कुछ उनके लिए भी मानदेय की व्यवस्था। जी, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही। जिस तरीके से हमने देखा पुलिस कांस्टेबल में इस बार उन्हें सैलरी मिली थी। साथ में पटवारियों को जो है एक स्टाइपेंड मिल रहा सर है, एक नॉमिनल, जिसमें अपना खाना-पीना रहना कर पाएँ खुद से। साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास बिल्कुल अधिकारी सर। और ग्राम विकास अधिकारियों को अब मिलने लगा है। तो जब सब में परिवर्तन हुआ है तो संभवतः सर पशुधन प्रसार अधिकारी जो आपका विभाग है, इनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि जो छात्र 2 वर्ष तक प्रशिक्षण करेंगे, उनको एक नॉमिनल मानदेय जिससे वो अपना सिर्फ़ खाना और रहना कर पाएँ, ये करना चाहिए। बिल्कुल सर, हर अभ्यर्थी उस बैकग्राउंड से नहीं होता है कि वो अपनी जॉब का भी खर्च उठा सके, प्लस अपने जी। परिवार की भी जो इच्छाएं हैं सर, उनकी पूर्ति कर सके। तो सरकार को और डिपार्टमेंट को सर इसके बारे में जरूर गहनता से कुछ विचार करना चाहिए सर। सचिन जी, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। अब आपने यहाँ पर ये तो बताया सर कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप बहुत लाइट मोड में गए। पर आपने देखा सर होगा कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपके साथ बहुत सारे अन्य छात्र भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन छात्रों में आपने ऐसी क्या कमी पाई? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस, अगर मैं कहना चाहूँ, आप बहुत अच्छा खासा अनुभव आपके पास है एग्ज़ाम देने का या सिलेक्शन लेने का। तो आजकल के सर छात्रों में आप क्या कमी देख रहे हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि वो तैयारी करके सिलेक्शन लें? हाँ सर, देखिए, कमी तो दूसरे की, तो सर कमी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। अगर हम में खुद में कोई कमी है सर, उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। लेकिन जी। दूसरे बच्चे में क्या कमी है सर, उसके बारे जी। में हम ऐसा कोई विश्लेषण नहीं नहीं, कर सकते हैं सर। बिल्कुल आपने यहाँ पर सही कहा, परंतु कमी का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखते होंगे कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई मतलब कमी का कहने इन द सेंस कि गलतियाँ, क्या सोच अपना रहे हैं, किस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सिर्फ़ यही यस नहीं सर, कि यस आप। सर। जी, इन सब चीज़ों पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। सर सबसे पहले तो अगर हम देखना चाहें तो सर, सबसे पहली तो बात यही है कि जो अभी मुझे लगता है जो बच्चे हैं, हुँ। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की कमी है सर। वो सर एक से ज़्यादा सोर्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हुँ। वो मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है उनके लिए कि उसे समय से रिवाइज करना, उसके नोट्स प्रिपेयर करना, वो हुँ। बहुत हार्ड काम हो जाता है सर ना। हुँ। और दूसरा सर, मैं मानता हूँ एग्जाम हॉल का एक अलग ही प्रेशर होता है। हुँ। जो सर बच्चे एक दो या चार एग्जाम दे देते हैं, वो हुँ। धीरे धीरे वो करके सेटल हो जाते हैं उस एग्जाम हॉल के जो प्रेशर होता है उसके लिए। शुरू हुँ। शुरू में सर ज़्यादा प्रेशर होता है। अ, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से, यही पर मैं आपका आंसर जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो मैनेज सर करें कि इन सब चीज़ों से बच पाएँ? सर देखिए, हालांकि बाहर बैठ के ये कहना बहुत आसान होता है कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हुँ। फाइनली जो भी करना होता है वो उस एस्पिरेंट को ही करना होता है, जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के 2 या 3 घंटे जो भी है एग्जाम देगा। तो हुँ। सर मैं उन्हें यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी आपका प्रेशर है उसे ख़त्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिनिमाइज, मिनिमम लेवल पे रखिए, और उसके बाद ही एग्जाम हॉल में एंट्री कीजिए। हुँ। और पहले एग्जाम हॉल में जाके आप क्वेश्चन पेपर का लेवल देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए। और ये मैं सर एक आपके माध्यम से बच्चों को कहना चाहता हूँ कि हुँ। आप पहले पूरा का पूरा एक बार पेपर देख लीजिए। हुँ। जो आपको क्वेश्चन आते हैं, आप पहले उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। तुक्के मारने में समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्यवान होता है सर एग्जाम हॉल के अंदर। तो जी। उसे हमें व्यर्थ नहीं करना है। हुँ। जो हम जिन क्वेश्चन पे हम 100% सेटिस्फाई हैं, उनके आंसर करिए। उसके बाद हुँ। सर हम ऐसा होता है कि धीरे धीरे शुरू में माइंड में क्लिक नहीं कर पाते हैं वो आंसर ना। लेकिन हुँ। जब हम आधा घंटा 1 घंटा एग्जाम हॉल में बैठ लेते हैं, तो धीरे धीरे करके वो सब क्लिक करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। एग्जाम हॉल के अंदर सबसे पहले तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और हुँ। सर टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से टाइम को मैनेज करा जाए कि आपने एक एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि तुक्के मारने से बचें। बहुत से लोग आपने देखा है कि पेपर पूरा पढ़ते नहीं और फिर तुक्के मारना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से आपने यहाँ पर बहुत अच्छा गाइड करा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि आप पेपर लेंदी है, कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करा जाए, कैसे बहुत सारे एरर हो जाते हैं, हमसे गोले बनने में गलती हो जाती है। क्या साथ-साथ में हम क्वेश्चन पढ़ते हुए गोला भरें या पहले एक साथ पूरा पेपर सॉल्व कर लें? किस तरीके से हमें पेपर करना चाहिए? थोड़ा-सा अपना अनुभव ये भी साझा करें। सर इसमें मैं कहना चाहूँगा, मेरा जो पैटर्न होता है सर, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और सर गोला भरता जाता हूँ। हुँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर कि गोला ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। ऐसा जी। मेरे साथ हुआ है 1 2 बार।
लेकिन ये है कि सर उसमें आदमी तभी समझ जाता है जब वो अगला क्वेश्चन पे आता है और वो गोला उसे अगले वाला भरा हुआ मिलता है, तो हम्म वो तभी समझ जाता है। कुछ हम्म बच्चे क्या करते हैं सर, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एक बार क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं, हम्म और टिक करने के बाद वो पूरा का पूरा आंसर गोले भरते हैं। लेकिन हम्म उसमें क्या होता है सर, अगर एक भी सीरियल गड़बड़ हुआ तो हम्म। सर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, हमारा आंसर शीट गलत होने के चांस होते हैं। यहाँ पर दो चार प्रश्न मैं आपसे ऐसे पूछूंगा जिनका आंसर शायद हमारे व्यूवर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। आपने देखा कि आप 2011 से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम आपने निकाले, तो काफी हमारी एक ऑडियंस ऐसी भी है, उनका ये कहना रहता है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं फिर से आप क्यों पोस्ट भर रहे हैं, क्यों पोस्ट खराब कर रहे हैं, क्यों सिलेक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आपका व्यू इस पर रहेगा कि किस तरीके से आप मतलब देखते हैं इस चीज को कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, तो ऐसा क्यों मतलब हमारे छात्र यहाँ पर सोच रहे हैं, और ये सोच के पीछे मतलब आपका क्या विचार है। हाँ सर, देखिए इसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, भाई हर आदमी को देखिए आगे बढ़ने का अधिकार है। जी। मेरा मानना यह है कि आप जिस लेवल पे हैं, हम्म उससे नीचे लेवल के लिए आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम्म। कहीं ना कहीं आप किसी की सीट को बर्बाद कर रहे हैं। जी। उससे ऊपर के लेवल के लिए सर सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है, हम्म। और बढ़ना भी चाहिए सर, और ट्राई भी जी। करते रहना चाहिए। अब ये जी। भी नहीं है कि सर अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारा हो ही जाना है। हम्म सभी को बराबर का मौका मिलता है। हम्म। तो जो अपने आप को सर साबित कर पाता है, उसी का चयन होता है सर एग्जाम में। जी, तभी तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, कि आपको बराबर मौका मिला है लड़ने का, और आप लड़कर सर ये नहीं कह सकते हैं कि आप सीट खराब कर रहे हो। आपके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अगले के पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सर। दूसरा एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा। आपने देखा है कि अक्सर उत्तराखंड में क्या होता है कि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, पहले का सिस्टम और अब के सिस्टम में शायद जमीन आसमान का अंतर है। शायद अब पिछले कुछ समय से सिस्टम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, एग्जाम भी जल्दी होता है, रिजल्ट भी आता है, टाइम से ज्वाइनिंग भी होती है। पर कुछ कुछ भर्तियां अभी भी ऐसी है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें आपकी उद्यान पर्यवेक्षक की भर्ती, लगातार छात्र इस पर आपने देखा है कि तैयारी करता है। पहले पहले तो बहुत टाइम बाद एक जो सब्जेक्टिव एग्जाम की पोस्ट आती है, फिर वो तैयारी करता है, फिर उसके बाद पेपर लंबे अंतराल में होता है, फिर होता है तो रिजल्ट अंतराल में आता है। प्रोसेस जो होता है बहुत लंबा खिंच जाता है। फिर एट द एंड जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, आपको पता लगता है कि आपकी जो भर्ती है वो कोर्ट में जा चुकी है, और माननीय उच्च न्यायालय में वो विचाराधीन है। यहाँ पर क्या होता है, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, अब आपको कोई ऐसा प्रेशर सर नहीं है, या फिर आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से ही जॉब में कार्यरत होंगे, तो उनकी तरफ से ये भर्ती अगर आने वाले 6 महीने में भी लग जाए या 6 साल लग जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन छात्रों का यहाँ पर क्या मेंटल स्ट्रेस रहता है, क्या दुख दर्द रहता है, जो एक भी जॉब नहीं है, वो इसी जॉब के भरोसे हैं और अभी भी भर्ती न्यायालय में विचाराधीन है, और उन्हें ये नहीं पता है कि कब इसका सॉल्यूशन होगा, कब ये भर्ती सही होगी और कब हमारा चयन होगा। हाँ सर, देखिए इसमें हम बेहतर से बेहतर जो कर सकते हैं हमें सर वो करना चाहिए। एक जी। अभ्यर्थी का सर सबसे पहला कर्तव्य होता है वो अपना एग्जाम के लिए तैयारी करे, जी। समय पर फॉर्म आए वो फॉर्म डाले, उसके हम्म बाद सर अपनी पूरी जी जान से उस तैयारी में जुट जाए, हम्म। और एग्जाम दे, और अपना सबसे बेहतर से बेहतर जो प्रदर्शन कर सकता है वो करे। जी। अब सर उसके बाद रही बात गवर्नमेंट सिस्टम की। हम्म। सर हर जगह खामियां हैं। जी। कहीं तो नियमावली के अकॉर्डिंग भर्तियां नहीं आ पा रही हैं, जी। कहीं पे सर भर्तियां आ जा रही हैं तो उसमें भी सर बहुत बहुत सी जगह लूप होल रह ही जाते हैं। तो हम्म और आज के ज़माने में सर हर बच्चा, हर अभ्यर्थी काफ़ी अवेयर है। तो सर जी। वो जानता है कि उसे क्या करना है। हम्म पहले सर ये इतना अवेयर नहीं थे बच्चे, ना ही कोई इतना माननीय हाई कोर्ट के बारे में जानता था, ना ही कोई इतना नियम नियमावली के बारे में इतना जानता था। अब सोशल हम्म। मीडिया पे भी सर जैसे मीटिंग वगैरह होती हैं या बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उससे भी बिल्कुल। बहुत सहायता मिलती इम्पैक्ट। है बच्चों को। हम्म। सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग नहीं इसके बारे में छात्र लोग ज्यादा कुछ कर सकते हैं। आज के हमारे पास सोशल मीडिया अपडेट, अगर आपको कोई भी जीओ चाहिए ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, सर नियमावली आपको बिल्कुल चाहिए सर। तुरंत। व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, आप सोशली बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। परंतु मैं यहाँ पर ये जी। जानना चाह रहा हूँ कि आप उन छात्रों को क्या कहेंगे, जो छात्र आपके साथ भी होंगे, शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली जॉब जिनकी ये निकली होगी, उनका मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर क्या रहता है। देखिए, ठीक है, अब कोई भर्ती अगर सिर्फ कोर्ट में विचाराधीन है तो इसमें छात्र कुछ नहीं कर सकता है जब तक माननीय सर न्यायालय का फैसला नहीं आएगा उसको, और सर्वमान्य बिल्कुल सर। फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी के उसके विरुद्ध फैसला आएगा, वो एक जो लॉफुल होगा वही फैसला आएगा। परंतु यहाँ सर पर मैं बात कर रहा हूँ उस छात्र की, जो छात्र घर से मतलब इकोनॉमिकली इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो उस समय किस जी तरीके सर। से इस प्रेशर को झेले कि यार कब ये मामला सुलझेगा, कब मेरी जॉब लगेगी और कब मैं एक सरकारी नौकरी में लगूंगा। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस दशा से मैं 2013 में गुजर भी चुका हूँ सर। जो हमारा हम्म ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो एग्जाम हुआ था,
वो सर जी जी 2012 में हुआ था कंडक्ट। और जी। 2012 में 2013 में फिर लास्ट में ज्वाइनिंग मिली थी, वो भी प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन था किसी कमी को लेकर। तो सर जी। ये बहुत ही उस बच्चे के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है, जो एक तो आर्थिक रूप से सर स्टेब्लिश होना चाहता है, हम्म उसके पास इतने संसाधन नहीं है, परिवार से इतनी मदद नहीं मिल पाती है। तो सर हम्म उस बच्चे के लिए मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो कितने ही पीड़ा की दायक स्थिति से गुजर रहा होगा। हम्म। जबकि उसका इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई दोष नहीं है। जी। उसने अपने जो उसके पास संसाधन थे उन्हें यूटिलाइज किया, तन मन धन से वो लगा तैयारी में, उसने हम्म एग्जाम क्रैक किया, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि मामला न्यायिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत अंतर्गत विचाराधीन हो गया है। हम्म तो सर ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग फैक्टर सा होता है। हम्म और खैर कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही इसका वो ले लेते हैं, हम्म। स्ट्रेस। लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं सर, बिल्कुल। उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनके हाथ जी। में कुछ होता नहीं है। बस ये वो बेचारे रोज रोज की अपडेट लेते रहते हैं कि भाई अब क्या आज क्या हुआ, अब हुआ? क्या हुआ, अब क्या आगे हुआ। आगे क्या जी होगा? सर, इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए जो भी अभ्यर्थी कोर्ट जाता है, या मतलब उसे कहीं पे कोई खामी दिखाई देती है, उसे उसे अपने मूल अधिकारों का हनन होता दिखाई देता है, वो हम्म। सीधी सी बात है सर, अपने अधिकार पाने के लिए कोर्ट जाएगा। और माननीय बिल्कुल। न्यायालय के सिवाय उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता है। चारा भी तो नहीं माननीय होता है। न्यायालय उस पूरी प्रक्रिया को समझता है, देखता है कहाँ क्या खामी है, नहीं है। तो उसी के हम्म अंतर्गत उसे अनुतोष भी प्राप्त होता है माननीय न्यायालय से। और हम्म। अगर वो गलत चीजों को लेकर माननीय न्यायालय में जाता है, तो तो उसे वहां खारिज, से डांट, सर खारिज भी फटकार भी कर दिया लगती है। जाता है। बिल्कुल, फटकार के सर साथ बिल्कुल, खारिज भी किया जाता है। फटकार भी लगती है सर, जुर्माना भी लगता है, और हाँ जी। कुछ हाथ भी नहीं को, आता है उसके। जी, कोर्ट का समय बर्बाद करने लेकिन के सर लिए कोर्ट। मैं यहाँ पे उन बच्चों को ये कहना चाहता हूँ, हम इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। हमने एग्जाम दिया, क्लियर किया, वो सब न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन हो गया। तो हम्म। हमें सर उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अपनी अगली तैयारी पे ध्यान देना चाहिए। जी क्या पता ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही किया हो, हमें उससे जी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाए भविष्य में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सर, कि उन चीज़ों पे ध्यान ना देके अपनी स्टडी पे कंटिन्यू करना चाहिए। जी। मैं यहाँ पर माई टॉक शो की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी स्टोरी होती है जो आपके आस पड़ोस में या आपके मित्रों में कोई भी ऐसी स्टोरी है कि आपको लगता है कि माई टॉक शो में आकर वो अनुभव साझा करना चाहिए, तो आप नीचे हमें स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। उनकी स्टोरी हम आपको अवश्य अपने शो पर दिखाएंगे और सभी लोगों को उनका अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे लगातार बहुत मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप प्लेटफॉर्म से अनाउंस कर सकते हैं, बच्चों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी एक से दो एग्जाम, एक से अधिक एग्जाम में चयन हुआ है, कि जितने भी व्यूअर हमारे देखते हैं, तो आप लोग अगर जिस जॉब पर नहीं जाना चाहते, अगर आपने यहाँ पे डीवी करा दिया है, सब कुछ प्रोसेस करा दिया है, तो आप लोग एक एफिडेविट देकर अपना फाइनल सिलेक्शन जो है उसको रुकवा सकते हैं, ताकि जो अन्य जरूरतमंद छात्र हैं उसको वो सीट मिल जाए। क्योंकि आपको पता है बहुत से एग्जामों में वेटिंग का प्रावधान नहीं है, और वेटिंग ना आने के कारण जो पॉइंट से या एक दो नंबर से रुकते हैं, उन छात्रों को फिर लंबे संघर्ष का दोबारा से सामना करना पड़ता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आप एफिडेविट देकर अपना जो वहां पर सिलेक्शन है उसको रद्द करवा दें, और जिस जॉब में आप जा रहे हैं वहीं को आप कंटिन्यू करें, तो इससे एक वेटिंग वाले छात्र की बहुत मदद होगी। और इसी तरीके से हम आपको जो टॉपर्स हैं इनके इंटरव्यू लाते रहेंगे, ताकि आप इनसे बहुत कुछ सीखें। तो सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। और आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, आपने इतने सारे सरकारी जॉब निकाली हैं। उम्मीद करता हूं आपकी वीडियो से हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे अपने शो के जरिए जनता से रूबरू होने का मौका दिया। और जी सर एक चीज़ मैं आपसे शो के बारे में बोलना चाहूँगा। सर ये जी काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। आप जी विभिन्न पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों को चुन के लाते हैं। सबकी जी अपनी अपनी कमियां होती हैं सर, खूबियां होती हैं। सबकी अपनी अपनी सर जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, सबका अलग अलग होता है। तो सर वहाँ से काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं सर, हम जैसे लोगों को ना आगे जी आने के लिए। तो सर जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस शो को आप अपने जारी रखिए। मैं जी आपका हर शो देखता हूँ। जी। कोशिश यही रहती है, आप जैसे जो हमारे, आपकी कहानी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपसे बहुत लोगों को आज मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है लगातार 10 साल की, हमारे जो आजकल नए युवा हैं उनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा आपकी ये वीडियो भरने वाली है। तो पुनः आपको एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका हमारे शो को अप्रिशिएट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।